दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा, हम लोग कर रहे हैं मैक्रो की हमारी यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये पूरी यूनिट आपका एक ही चैप्टर है, लेकिन मैं आपको टीआर जैन बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ। टीआर जैन के अंदर हमारी ये जो यूनिट है ये 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करा था, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। उस चैप्टर की प्रॉपर थ्योरी हम लोगों ने कवर कर ली, हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली। अब आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8। क्या नाम है चैप्टर का? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अगेन इस चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। तो पहले 2 पार्ट्स के अंदर हम प्रॉपर थ्योरी कवर करेंगे, थर्ड पार्ट के अंदर हम हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देन लास्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 9, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो इस तरह से हमें हमारी ये यूनिट कंप्लीट करनी है। अब देखो, ये चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए चैप्टर नंबर 7 आपको तरीके से आना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर, कमेंट्स के अंदर आपको मैक्रो की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। पहले चैप्टर नंबर 7 को तैयार कर लो, देन चैप्टर नंबर 8 पर आना। शुरू करें फटाफट से। क्या नाम है चैप्टर का? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ, यहाँ पर हमें सारी चीजें किसकी नजर से सोचनी है? प्रोड्यूसर की नजर से सोचनी है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, आउटपुट जनरेट करता है। अब चाहे आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन हमेशा 2 चीजों पर डिपेंडेंट होता है। पहला फैक्टर है हमारा लेबर, लेबर यानी कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है, ज्यादा आउटपुट जनरेट करना है, तो आप क्या करोगे? ज्यादा लेबर हायर करोगे, यानी कि देश के अंदर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। और दूसरी चीज होती है हमारी टेक्नोलॉजी। अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो आप ज्यादा मशीन्स रखोगे, आप इम्प्रूव्ड अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करोगे। तो हमेशा जो आउटपुट है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। किस पर? पहला है हमारी लेबर और दूसरा है हमारी टेक्नोलॉजी यानी कि मशीन्स वगैरह। अब देखो, इको के अंदर 2 पीरियड्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट रन और दूसरा होता है लॉन्ग रन। ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन हम लोगों ने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा था। शॉर्ट रन का मतलब है बहुत ही छोटा पीरियड, ये समझ लो 1 साल तक का पीरियड। ये इतना छोटा पीरियड है कि अगर आपको अपना आउटपुट इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो आप अपनी सिर्फ लेबर को इंक्रीज कर सकते हो। टेक्नोलॉजी हमारी कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है, यानी कि फिक्स्ड रहती है। क्या समझे? शॉर्ट रन मतलब इतना छोटा पीरियड, 1 साल तक का पीरियड, कि अगर आपको अपना आउटपुट इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन ज्यादा करना है, तो आप सिर्फ लेबर इंक्रीज कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी को इंक्रीज नहीं कर सकते। 1 साल के अंदर अंदर आप नई मशीनरी नहीं खरीद सकते। टेक्नोलॉजी कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल मतलब जिसे आप चेंज कर सकते हो, और दूसरे होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स। तो यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? आपका लेबर, यानी कि आप लेबर को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा लेबर, कम प्रोडक्शन कम लेबर। लेकिन आपकी जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन वगैरह है, वो सारी चीजें कैसी रहती हैं? यहाँ पर फिक्स्ड रहती हैं, कांस्टेंट रहती है। समझ में आ गया? वहीं दूसरा होता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन मतलब 1 साल से ज्यादा का पीरियड, लंबा पीरियड है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। अब इस पीरियड के अंदर अगर आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली बात है आप लेबर तो इंक्रीज कर ही सकते हो, लेकिन इतना लंबा पीरियड है कि इस पीरियड के अंदर आप अपनी टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास में 2 मशीन है तो आप 4 मशीन खरीद सकते हो, 3 मशीन है आपने 5 मशीन खरीद ली। मतलब अगर आपको अपना आउटपुट इंक्रीज करना है तो आप लेबर को भी इंक्रीज कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी को भी इंक्रीज कर सकते हो। तो लॉन्ग रन के अंदर जितने भी फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, वो सारे कैसे होते हैं? वेरिएबल होते हैं। आप लेबर को भी इंक्रीज कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी को भी चेंज कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं है, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती। समझ में आ गया? तो हमारे कोर्स में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? शॉर्ट रन पढ़ना है, चाहे 11th है चाहे 12th है। लॉन्ग रन हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। तो शॉर्ट रन मतलब इतना छोटा पीरियड है, इतने छोटे पीरियड के अंदर अगर प्रोड्यूसर भाई साहब को अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, आउटपुट बढ़ाना है, तो वो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, यानी कि लेबर को इंक्रीज कर सकते हैं। जो फिक्स्ड फैक्टर है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, वो कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है। चमक गया इतना अच्छे से? तो देखो, वही लिखा है शॉर्ट रन। कीन्स कहते हैं, कीन्स मतलब जॉन मेनार्ड कीन्स कहते हैं, उन्होंने ही ये सारी की सारी थ्योरीज दी हैं।
जॉन मेनार्ड कीन्स कहते हैं शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्लेस नो रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, इट इज अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। कीन्स कहते हैं शॉर्ट रन इतना छोटा पीरियड है कि टेक्नोलॉजी का आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको अपना आउटपुट इंक्रीज करना है तो आप क्या इंक्रीज करोगे, आप लेबर इंक्रीज करोगे। टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है, टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। मतलब जो आउटपुट है वो पूरा का पूरा किस पर डिपेंडेंट है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंडेंट है। अगर लेबर ज्यादा होगी, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम है मतलब हमारा आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड वंस देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इस बात का मतलब क्या है, मैंने कहा मान लो एक देश के अंदर 1 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं, 1 करोड़ लोग हैं। मान लो एक देश के अंदर 1 करोड़ लोग हैं, ये 1 करोड़ लोग काम करना चाहते हैं और इन सब लोगों को काम मिल गया। ये 1 करोड़ लोग काम करना चाहते हैं, इन सब लोगों को काम मिल गया। मतलब देश के अंदर कैसी सिचुएशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है कि जो काम करना चाहता है हर किसी को काम मिल रहा है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। अब इस सिचुएशन के अंदर आप अपना आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि आउटपुट हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सिर्फ अपनी लेबर को इंक्रीज करके। और यहाँ पर अब हमारे पास में लेबर ही नहीं है, जितने लोग काम करना चाहते थे सब लोगों को काम मिल गया, कोई भी अनएम्प्लॉयड ही नहीं है। तो अगर एक बार देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई ना, तो हम हमारा आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। आउटपुट हम सिर्फ लेबर की हेल्प से इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर देश में फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर अपना आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकता। चमक गया अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये जो शॉर्ट रन होता है इसके अंदर हम हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे निकालते हैं। आप इक्विलिब्रियम आउटपुट भी बोल सकते हो, आउटपुट को ही हम क्या बोलते हैं, जीडीपी भी बोलते हैं। और पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था जो आउटपुट होता है, जो सप्लाई होती है, उसी को क्या बोला जाता है, इनकम भी बोला जाता है। इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। तो आप इक्विलिब्रियम आउटपुट बोल लो, इक्विलिब्रियम जीडीपी बोल लो, इक्विलिब्रियम इनकम भी बोल सकते हो। इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालने के लिए हमारे पास में 2 अप्रोच हैं। पहला अप्रोच है AD इज इक्वल टू AS अप्रोच, मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए, तब देश में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरा अप्रोच है S इज इक्वल टू I अप्रोच, यानी कि जो सेविंग्स है ना वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए। पहला अप्रोच है AD इज इक्वल टू AS अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए। और दूसरा अप्रोच है S इज इक्वल टू I, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले की हम बात करते हैं, इक्विलिब्रियम आउटपुट हमें निकालना है। पहला अप्रोच कौन सा है, AD इज इक्वल टू AS अप्रोच। सीधा सा है, देश के अंदर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगी। इक्विलिब्रियम आउटपुट वो लेवल है आउटपुट का कि देश में इतना आउटपुट है जब देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो। अब मैम एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, याद करो मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, हमारे देश के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी टोटल डिमांड, हमारे देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी टोटल डिमांड, चाहे डिमांड हम लोग कर रहे हैं चाहे डिमांड फॉरेनर्स कर रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है। और यहाँ पर हम कभी भी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड नहीं लेते, हम हमेशा प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड लेते हैं कि आने वाले साल में हमारे देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उन पर टोटल कितना एक्सपेंडिचर करा जाएगा, टोटल कितना खर्चा करा जाएगा, आने वाले साल में जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उनकी टोटल कितनी डिमांड होगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। It refers to that level of output that the buyers wish to buy during an accounting year. आने वाले अकाउंटिंग ईयर के अंदर बायर्स टोटल कितना खरीदना चाहते हैं, कितना खर्चा करना चाहते हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। और हम हमेशा किसकी बात करते हैं, प्लान्ड की बात करते हैं कि आने वाले साल में क्या होगा, अंदाजा लगा रहे हैं। कभी हम पिछले साल की बात नहीं कर रहे, एक्चुअल की बात नहीं कर रहे। और प्लान्ड को बोला जाता है एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। क्या कहते हैं, एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड।
अगर हम मान लो एक्चुअल की बात करते कि पिछले साल कितनी डिमांड थी, तो उसे हम बोलते एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड। लेकिन एक्स पोस्ट की हमें बात नहीं करनी, हमें किसकी बात करनी है, एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। समझ में आया? सेम इसी तरह से हम लोगों ने एग्रीगेट सप्लाई भी पढ़ा था कि आने वाले अकाउंटिंग ईयर के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे देश के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो टोटल कितना प्रोडक्शन करेंगे। मतलब प्रोड्यूसर्स प्लान कर रहे हैं कि आने वाले अकाउंटिंग ईयर में हम टोटल इतना प्रोडक्शन करेंगे, वो क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। और प्लांट को क्या बोला जाता है, एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई। तो इट रेफर्स टू द प्लांट वर्ड लिखा है ना यहाँ पर, प्लान लेवल ऑफ आउटपुट दैट द प्रोड्यूसर्स विश टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर्स विश कर रहे हैं कि आने वाले अकाउंटिंग ईयर में हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, वो क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। तो जब ये दोनों चीजें इक्वल होंगी ना, उस लेवल पर देश के अंदर क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। वो क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम आउटपुट। चमका अच्छे से। एक डेफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है, इक्विलिब्रियम आउटपुट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर वॉट प्रोड्यूसर्स विश टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूसर्स विश कर रहे हैं कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो, वॉट द बायर्स विश टू बाय, कि बायर्स विश कर रहे हैं कि आने वाले साल में हम इतना खरीदेंगे, एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। तो एएस और एडी जब इक्वल होते हैं देश के अंदर इक्विलिब्रियम आता है। अब मैंने एक चीज बताई थी, एएस किसके इक्वल हो, एडी के इक्वल हो, क्या आएगा देश में, इक्विलिब्रियम आएगा। याद करो पिछले चैप्टर में मैंने बताया था एग्रीगेट सप्लाई को ही हम इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम। इनकम को किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। तो एएस की जगह पर मैंने वाई लिख दिया, एडी की जगह पर मैंने एडी ही लिख दिया। तो सेम चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, वाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ये आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से दिमाग में रखना है। एएस इज इक्वल टू एडी, एएस को हम इनकम भी बोल सकते हैं, तो इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। कोई दिक्कत नहीं है, चमक गया अच्छे से। तो देखो ये है पहला अप्रोच। अब इसमें क्या बात लिखी हुई है, देश के अंदर इक्विलिब्रियम कब आता है, जब एडी किसके इक्वल हो, एएस के इक्वल हो। यानी कि यहां पर ये जो एडी है, इस एडी को क्या बोला है, डिजायर्ड स्टॉक। देखो इसका मतलब क्या है कि इतनी एग्रीगेट डिमांड आएगी, बायर्स इतनी डिमांड करेंगे। मैंने कहा बायर्स जो है वो 100 यूनिट्स की डिमांड करेंगे, तो प्रोड्यूसर भी 100 यूनिट्स ही बनाना चाहता है। ये प्रोड्यूसर के लिए क्या है, डिजायर्ड स्टॉक है, वो भी 100 यूनिट्स ही बनाना चाहता है। अगर वो ज्यादा बना लेगा, 100 की ही डिमांड आएगी, तो उसका सामान पड़ा पड़ा खराब होगा। अगर वो कम बनाएगा, 100 की डिमांड आ रही है, वो मान लो 80 यूनिट्स ही बना रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब अपनी वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो ये क्या है, डिजायर्ड स्टॉक है। जो एग्रीगेट डिमांड आएगी ना, प्रोड्यूसर भी अपने पास में उतना ही स्टॉक रखना चाहता है। लेकिन मान लो प्रोड्यूसर का एक्चुअल स्टॉक कुछ अलग हो गया। ये तो मैं वो सिचुएशन है जब एएस और एडी इक्वल है, देश के अंदर इक्विलिब्रियम हो रहा है। लेकिन मान लो एडी यानी कि प्रोड्यूसर अपने पास में 100 यूनिट्स रखना चाहता है, क्योंकि 100 यूनिट्स की डिमांड आएगी। एग्रीगेट डिमांड कितने की आने वाली है, 100 यूनिट्स की। लेकिन मान लो प्रोड्यूसर सोच रहा है कि मैं तो मेरे पास में 120 यूनिट्स बना के रखूंगा। ये प्रोड्यूसर अपने पास में बना के रखेगा। हालांकि ये भी प्लान्ड ही है, लेकिन हम लोगों ने इसे एक्चुअल लिख दिया कि एडी मतलब इतना प्रोड्यूसर बना के रखना चाहता है, डिमांड आएगी 100 यूनिट्स की। प्रोड्यूसर सोच रहा है मैं तो 120 यूनिट्स बना के रखूंगा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, डिमांड इतने की आ रही है, ठीक है, प्रोड्यूसर अपने पास में इतना बना के रख रहा है 120 यूनिट्स। तो इतना सारा ये जो प्रोड्यूसर का एक्सेस स्टॉक है, ये कहीं ना कहीं अनसोल्ड रह जाएगा। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर को किस चीज का लॉस होगा, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स का लॉस होगा, कि बनाने में कॉस्ट तो आ गई लेकिन उसका माल बिक ही नहीं पाया, तो अनसोल्ड स्टॉक रह गया उसके पास में गुड्स का। तो एएस जो है वो एडी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एएस एडी के इक्वल होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। वहीं मान लो इसका उल्टा हो रहा है, मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, डिमांड आ रही है 150 यूनिट्स की, ठीक है, और प्रोड्यूसर सोच रहा है कि मैं तो 100 यूनिट्स ही बनाऊंगा। समझ में आया कि डिमांड तो आ रही है 150 यूनिट्स की, एग्रीगेट डिमांड, और प्रोड्यूसर सोच रहा है मैं तो 100 यूनिट्स ही बनाऊंगा। कायदे से प्रोड्यूसर को डिमांड के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर अपनी इतनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा, वो 50 यूनिट्स की जो डिमांड है उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसे लॉस हो रहा है अनफुलफिल्ड डिमांड का। अगर वो इस डिमांड को फुलफिल कर देता तो वो प्रॉफिट्स कमा सकता था, लेकिन वो इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाया, प्रॉफिट्स नहीं कमा पाया, तो उसे लॉस हो रहा है अनफुलफिल्ड डिमांड का। तो देश में हमेशा कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए, एएस शुड बी इक्वल टू एडी। चमक गया अच्छे से। ये पहला अप्रोच है हमारा, अभी हम टेबल्स के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। अब दूसरा अप्रोच है हमारा, सेविंग किसके इक्वल होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए। तो ये जो दूसरा अप्रोच है ये पहले अप्रोच से ही निकल कर आया है। मैंने कहा पहला अप्रोच क्या है,
एग्रीगेट सप्लाई शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, यही है फर्स्ट अप्रोच हमारा। अब देखो याद करो, मैंने बताया था एग्रीगेट सप्लाई को ही हम इनकम भी बोल सकते हैं। और एडी को चलो एक काम करो, हम लोगों ने एडी ही लिख दिया। अब याद करो, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था इंसान अपनी इनकम से दो काम करता है। वो अपनी इनकम से कंजम्पशन करता है यानी कि खर्चा करता है, और बची हुई इनकम को क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 100 रुपए है, आपने 80 रुपीज के कंजम्पशन करा, खर्चा करा, तो 20 रुपए को आप क्या करोगे, सेव करोगे। तो इनकम से दो चीजें हो रही है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो इस इनकम की जगह पर मैं लिख सकती हूँ कंजम्पशन प्लस सेविंग लिख सकती हूँ। और हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हम लोग पढ़ते हैं टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं, सी प्लस आई, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। याद आ गया, सी और सी हमारा कैंसिल हो गया, क्या आया हमारे पास में, एस इज इक्वल टू आई। तो देश में इक्विलिब्रियम कब होगा, जब सेविंग्स किसके इक्वल हो, इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो। तो पहले अप्रोच से ही दूसरा निकला है कि एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम बोल सकते हैं। इनकम से इंसान दो चीजें करता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। एडी के दो कंपोनेंट्स है, सी प्लस आई, सी और सी कैंसिल हो गया, कितना आ गया, सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। करेक्ट हो गया। सेविंग्स क्या है हमें पता है, सेविंग भी हम कौन सी ले रहे हैं, एक्स एंटे सेविंग यानी कि प्लान्ड सेविंग, कि आने वाले अकाउंटिंग ईयर के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे देश के अंदर टोटल कितनी सेविंग होने वाली है। एक्चुअल की बात नहीं कर रहे, प्लान्ड सेविंग है, डिजायर्ड सेविंग है कि आने वाले अकाउंटिंग ईयर में देश में कितनी सेविंग्स होंगी। इन्वेस्टमेंट भी कौन सा है, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट है। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है कि आने वाले अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर देश में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इट रेफर्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। यहाँ पर हम हर चीज क्या ले रहे हैं, एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड, एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई, एक्स एंटे सेविंग्स, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। हम एक्स पोस्ट सेविंग की बात नहीं कर रहे। एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब है पिछली बार कितनी सेविंग हुई थी, यानी कि एक्चुअल सेविंग, कि पिछले साल कितनी सेविंग हुई थी, इसकी हम बात नहीं कर रहे। हम एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे कि पिछले साल कितनी इन्वेस्टमेंट थी। हम हमेशा इको में आने वाले साल की बात करते हैं। हम सारी की सारी चीजें क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं। चमक गया अच्छे से। अब देखो 1 बाय 1 हम डिटेल में दोनों अप्रोच डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अप्रोच है एडी इज इक्वल टू एएस अप्रोच। हमें पता है इस अप्रोच के हिसाब से देश में इक्विलिब्रियम आउटपुट कब होगा, इक्विलिब्रियम जीडीपी कब होगा, जब एएस किसके इक्वल हो, एडी के इक्वल हो। अब एएस मैंने आपको बता ही दिया कि आने वाले साल में प्रोड्यूसर्स कितना प्रोडक्शन करने का प्लान कर रहे हैं। अब एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, पहली बात तो ये प्लान्ड आउटपुट है। एएस का कभी भी यहाँ पर प्राइस से कोई रिलेशन नहीं होता। एएस का प्राइस से कोई रिलेशन नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो नॉर्मली क्या होता है, मैंने कहा प्रोड्यूसर 100 यूनिट्स बना सकता है, प्रोड्यूसर की इतनी ही कैपेसिटी है, वो इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। प्रोड्यूसर 100 यूनिट्स बना सकता है, वो इससे ज़्यादा बना ही नहीं सकता। ठीक बात है। और मैंने कह दिया मान लो हाँ, अगर डिमांड आ रही है 150 यूनिट्स की, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, प्रोड्यूसर 100 यूनिट्स बना सकता है, इससे ज़्यादा बना नहीं सकता, उसके पास में इतनी ही लेबर है और टेक्नोलॉजी तो यहाँ पर कांस्टेंट है। डिमांड आ जाती है 150 यूनिट्स की, इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं ये जो 50 यूनिट्स एक्स्ट्रा की डिमांड आ रही है, इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता। अगर वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा तो प्रोड्यूसर चीज़ों की प्राइजेस को बढ़ा देता है ताकि जो लोग अफोर्ड कर सके वही लोग खरीदे। ऐसा ही होता है कि सप्लाई इतनी सी है और मान लो डिमांड ज़्यादा की आ गई, प्रोड्यूसर सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता, तो वो चीज़ों की प्राइजेस बढ़ा देता है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई का प्राइस से कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कीन्स ने जब ये थ्योरी दी थी वो टाइम था 1930s का, और उस टाइम पर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन था। ग्रेट डिप्रेशन मतलब लोगों के हाथ में पैसे की कमी थी, लोग डिमांड नहीं कर रहे थे उस वक्त, बल्कि डिमांड कम थी। मैंने कहा प्रोड्यूसर की कैपेसिटी थी उस वक्त 100 यूनिट्स बनाने की, 100 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी थी, लेकिन डिमांड सिर्फ कितनी आ रही थी, डिमांड आ रही थी मान लो सिर्फ 60 यूनिट्स की। तो भाई प्रोड्यूसर की कैपेसिटी 100 यूनिट बनाने की है, डिमांड सिर्फ 60 यूनिट्स की ही आ रही है, तो प्रोड्यूसर भी फिर 60 यूनिट्स ही बनाता था ताकि उसका स्टॉक पड़ा पड़ा खराब ना हो। तो उस टाइम पर क्या था, देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी था, मतलब प्रोड्यूसर अपनी 100% कैपेसिटी को यूज नहीं करा, 100 यूनिट उसकी बनाने की औकात है, वो 60 यूनिट ही बना रहा है क्योंकि डिमांड ही उतनी आ रही है। तो तब क्या थी, देश के अंदर एक्सेस कैपेसिटी थी कि कैपेसिटी ज़्यादा है फिर भी प्रोड्यूसर कम बना रहा था।
अब एक्सेस कैपेसिटी होती है तो उसमें क्या सिचुएशन है, अगर मान लो ये डिमांड बढ़ भी जाए 60 से 80 हो भी जाती है तो प्रोड्यूसर के पास में एक्सेस कैपेसिटी है, प्रोड्यूसर भी 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि उसकी औकात 100 यूनिट्स बनाने की है। तो हम आज भी यही मान के चलते हैं कि देश के अंदर एक्सेस कैपेसिटी है। अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को बढ़ा सकता है। अगर मान लो एक्सेस कैपेसिटी नहीं होगी, ये वाली सिचुएशन होगी, तो डिमांड बढ़ गई तो वो अपनी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकता, उसे प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम मान के चल रहे हैं आज भी देश में सेम वही सिचुएशन है, एक्सेस कैपेसिटी है, डिमांड अगर बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को बढ़ा सकता है, उसे प्राइसेस को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। तो वही लिखा है, वी आर कंसिडरिंग एन इकोनॉमी जहां पर एएस जो है वो एडी से प्रपोर्शनेटली रिस्पॉन्ड करता है। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर की औकात है वो सप्लाई भी बढ़ा सकता है, प्राइसेस कांस्टेंट रहती है, तो प्राइसेस का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एएस किसके इक्वल हो, एडी के इक्वल हो। तो सबसे पहले एएस के कर्व की हम बात कर लेते हैं। याद करो मैंने पिछले चैप्टर में बताया था एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों सेम होते हैं, बताया था। इनकम हमारी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है 0, 20, 40, 60, 80, 20 के गैप से। जो इनकम है वही हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, दोनों सेम होते हैं। तो याद करो अच्छे से, मैंने कर्व बनाना सिखाया था कि एक्स एक्सिस पर इनकम दिखा दो जिसे जीडीपी और आउटपुट भी बोलते हैं, वाई एक्सिस पर एग्रीगेट सप्लाई दिखा दो। तो हम लोगों ने देखा था एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ऐसा ही बना था, यही एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है, यही इनकम का कर्व है। आपको सिर्फ जीरो से एक लाइन खींचनी है और यहाँ पर 45 डिग्री लिखना है, आपको प्लॉट करने की भी जरूरत नहीं है। यही होता है एग्रीगेट सप्लाई का कर्व, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, जीरो से स्टार्ट हुई है और 20 के गैप से इंक्रीज हो रही है। तो एएस समझ में आ गया। अब दूसरी चीज आती है हमारे पास में एडी। एडी के लिए याद करो मैंने बताया था हम पढ़ रहे हैं 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी कि आने वाले साल के अंदर हमारे गुड्स की टोटल कितनी डिमांड होगी। तो 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर एडी के 2 कंपोनेंट्स है, सी प्लस आई, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ा था। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि सी, ये क्या है, डिजायर्ड कंजम्पशन है कि आने वाले साल में कितना कंजम्पशन होगा। अब याद करो मैंने बताया था आपको इनकम और कंजम्पशन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन भी पढ़ा था ना। तो सबसे पहले सी की बात कर लेते हैं, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो एडी आएगा। ये इनकम है, ये कंजम्पशन है। कंजम्पशन मैंने बताया था इनकम जीरो है तभी भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, उस कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सी बार से डिनोट करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर इनकम और वाई एक्सिस पर कंजम्पशन। तो कंजम्पशन भी हमारा इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे इनकी इनकम इंक्रीज हो रही है। इसका कर्व मैंने आपको बताया था ऐसा बनता है, याद आ गया, ऐसा बनता है। थोड़ा सा ऊपर से ये स्टार्ट क्यों हुआ है, क्योंकि ये चीज क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं होता है ना, शुरुआत में भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, इंसान अपनी लाइफ के बेसिक सर्वाइवल पर कुछ पैसा खर्च करता है। तो ये हो गया हमारा कंजम्पशन का कर्व। अभी मैं प्लॉट करना दोबारा बता दूंगी, नहीं याद है तो, बट एक बार ये याद कर लो, हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट याद करो, इन्वेस्टमेंट होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनकम चाहे कुछ भी हो, इनकम 0 हो, 10 हो, 20 हो, इन्वेस्टमेंट हमेशा हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो इनकम चाहे कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, 10 है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्ट्रेट लाइन आपने बना दी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये पैरेलल नहीं दिख रही, इसको हम पैरेलल बना देते हैं एक बार। एक स्ट्रेट लाइन आपने बना दी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर लेवल पर क्या है, हमारा कांस्टेंट है। अब अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं सी और आई को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एडी मिल जाएगा। क्योंकि एडी कैसे निकलता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, दोनों मैंने आपको बता दिए। ये तो एक्स एक्सिस पर इनकम दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पर मान लो हम एडी दिखा रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंजम्पशन का भी बनाया था मैंने पीछे, ये हो गया हमारा कंजम्पशन। और अगर मैं दोनों को प्लस कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एग्रीगेट डिमांड। तो मैंने बताया था एग्रीगेट डिमांड का कर्व ऐसे बनता है, और आपको ये भी बताया था एडी और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि एडी कैसे निकलता है, सी प्लस आई। अगर इस एडी में से मैंने सी को माइनस कर दिया तो मुझे आई मिलेगा, जो कि हर लेवल पर क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज द रीजन ये दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो मैंने आपको एएस भी बता दिया, उसके बाद में मैंने आपको एडी भी बता दिया, एडी के तीनों कर्व्स भी बता दिए। अगर अब हम पूरे को मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम जीडीपी, यानी कि इक्विलिब्रियम इनकम, कि ये इनकम है,
इनकम से इंसान क्या करता है, कंजम्पशन करता है, तो ये कंजम्पशन है, ये इन्वेस्टमेंट है और ये एग्रीगेट डिमांड है। ये इनकम है जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, ये कंजम्पशन है हमारा, ये कौन सा कंजम्पशन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम सी और आई को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एग्रीगेट डिमांड। वो लेवल जब इनकम को ही हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट सप्लाई और एडी दोनों बराबर हैं इस लेवल पर, तब देश के अंदर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। चमक गया अच्छे से। किस तरह से प्लॉट करना है मैम, अब बता दो। ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पर इनकम और जीडीपी, वाई एक्सेस पर एडी और एएस दोनों दिखा रहे हैं। देखो सबसे पहले हम इनकम की बात कर लेते हैं, जिसे हम एएस भी बोलते हैं। 120 तक जारी है। कहाँ तक जारी है, 120 तक जारी है। तो 20 का गैप ले ले, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 20, 40, 60, 80, 100, 120। एक काम करो, एक एक्स्ट्रा और ले लो, चाहे 140। उसके बाद में हमारे पास में है हमारी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड हमारी 100 तक जारी है, तो सेम इसे भी हम बना देते हैं 20, 30 क्यों लिख दिया मैंने, 20, फिर ये हमारे पास में आ गया 40, 60, 80, 100। एक काम करो, इसे भी 120 कर दो। सबसे पहले हम कर्व बना रहे हैं हमारी इनकम का, जिसे हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। मैंने आपको बोला था एक स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। कितनी है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट में बोला था मैम हमें इनकम वाला समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा प्लॉट करके बता देती हूँ। आपको दोनों तरफ से बराबर लेना है। 0 ले लिया, देन इधर से भी 20 देखो और इधर से भी 20 देखो, दोनों एक्सेस से 20। देन इधर से भी 40, इधर से भी 40, फिर दोनों तरफ से 60 आपने देख लिया। देन इधर से भी 80, इधर से भी 80, फिर दोनों तरफ से आपने 100 देख लिया और दोनों तरफ से आपने 120 देख लिया। तो ये जो हमारी लाइन बन रही है ना, एक स्ट्रेट लाइन, ये अपने आप ऐसी लाइन बनेगी जो 45 डिग्री के एंगल पर बन रही है। ये हमारी इनकम की लाइन है और इसी को हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। और यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है 45 डिग्री। ये बता रहा है कि इनकम हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है और कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। दूसरा हम लोग बना देते हैं इन्वेस्टमेंट हमेशा कितना है, 10 है। चाहे इनकम कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट हमारा 10 है। इनकम 0 है, इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 है। 10 यहाँ पर आएगा 0 और 20 के बीच में। फिर इनकम 20 है, इन्वेस्टमेंट 10 है। इनकम 40 है, इन्वेस्टमेंट 10 है। इनकम 60, इन्वेस्टमेंट 10। इनकम 80, इन्वेस्टमेंट हमारा 10। इनकम 100, इन्वेस्टमेंट 10। इनकम 120, इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 है। 120 तक ही है। अगर इन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये हमें मिल गया हमारा इन्वेस्टमेंट की लाइन। ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक बात हो गई। अब क्या रहता है, कंजम्पशन रहता है 30, 40, 50, 60। अब देखो किस तरह से प्लॉट करना है। मैंने कहा इनकम 0 है तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 30 है। इनकम 0, इन्वेस्टमेंट 30 है, तो 20 और 40 के बीच में आया। फिर इनकम 20 है तो इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास में, कंजम्पशन कितना है, 40 है। इनकम 20 है, कंजम्पशन कितना है, 40 है। मतलब ऐसे होता है ये कि इनकम 20, कंजम्पशन कितना है, 40 है। इस तरह से प्लॉटिंग होती है। इरेज कर देती हूँ, ये लाइन्स आपको नहीं बनानी। उसके बाद में इनकम 40 है हमारे पास में, देखो इनकम 40 है, कंजम्पशन कितना है, 50 है। इनकम 40 है, कंजम्पशन कितना है, 50 है। कहाँ गया, इनकम 40 है, कंजम्पशन 50 है, तो 40 और 60 के बीच में आएगा। देन नेक्स्ट है इनकम 60, कंजम्पशन भी कितना है, 60 है। इनकम 60, कंजम्पशन भी कितना है, 60 है। ये वाला पॉइंट हो गया। फिर इनकम 80 है, कंजम्पशन 70 है। इनकम 80 है, कंजम्पशन 70 है। ये कुछ यहाँ आएगा 60, 80 के बीच में। देन इनकम 100, कंजम्पशन 80। इनकम 100 है, कंजम्पशन 80 है। और लास्ट है इनकम 120, कंजम्पशन 90। इनकम 120 और कंजम्पशन कितना है, 90। तो अगर इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं, इसे पर्पल कलर से बनाते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा कंजम्पशन। समझ में आ गया। अब लास्ट हमारे पास में रहता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। कितना है, 40, 50, 60, 70 कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ये भी बना देते हैं। इनकम 0 है, कितना है, एडी 40 है। फिर इनकम 20 है, कितना है, 50 है। इनकम 40 है, कितना है, 60 है। इनकम 60 है, ये कितना था, 70 था। इनकम 80 है, ये भी कितना था, 80 था। इनकम 100 है, 90। और इनकम 120 है, ये हमारा 100 है।
अगर इन्हें हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा मिल गया एग्रीगेट डिमांड। समझ में आ गया? क्लियर है? सारा प्लॉट कर दिया हम लोगों ने, इन्वेस्टमेंट कर दिया, कंजम्पशन कर दिया, इनकम का पहले ही कर दिया था जिसे एएस भी बोलते हैं, और ये एग्रीगेट डिमांड प्लॉट कर दिया। मतलब नीचे से इनकम देखना है, इधर से आपको एडी एएस ये सारी चीजें देखनी है। अब देश के अंदर इक्विलिब्रियम कब हो रहा है? जब इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों क्या है? इक्वल हैं। तो देखो ये इनकम की लाइन है व्हाइट वाली, ये येलो वाली एडी की लाइन है, दोनों इक्वल इस पॉइंट पर है। तो यहाँ पर ई नाम दे दिया, ये क्या है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। जब देश के अंदर कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है? 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करी जा रही है, इसे एल नाम दे देते हैं। तो ये ओ एल क्या है? ये इक्विलिब्रियम इनकम है, इसी को आप क्या बोल सकते हो? इक्विलिब्रियम जीडीपी। तो एडी लाइन और एएस लाइन ई पर इंटरसेक्ट करी है, पीछे देखा, यहाँ पर देश के अंदर इक्विलिब्रियम हो रहा है। ओएल हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी है, अगर उसे मैंने नीचे मिला दिया तो ये ओ से लेकर एल तक का 80 यूनिट्स क्या है? इक्विलिब्रियम जीडीपी है। इस पॉइंट पर जितना प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मतलब एएस किसके इक्वल है? जितना बायर्स खरीदना चाहते हैं, यानी कि एडी। चमका अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहला अप्रोच समझ में आ गया। अब अगर ऐसा ना हो तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे? मैंने बोला देश के अंदर इक्विलिब्रियम तब होता है जब एएस किसके इक्वल हो? एडी के इक्वल हो। अगर ऐसा ना हो तो हम क्या करेंगे? व्हाट हैपेंस व्हेन एएस इज मोर देन एडी? मान लो प्रोड्यूसर सोच रहा है मैं इतनी एग्रीगेट सप्लाई करूंगा, 120 यूनिट्स बनाऊंगा, लेकिन डिमांड कम आ रही है, डिमांड 100 यूनिट्स की ही आ रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, दिख रहा है प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई करना चाहता है, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई उनकी डिमांड से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 20 एक्स्ट्रा गुड्स हैं प्रोड्यूसर के, वो कैसे रह जाएंगे? अनसोल्ड रह जाएंगे। मतलब प्रोड्यूसर के पास में अनडिजायर्ड इन्वेंट्री रह गई, इंक्रीज इन अनडिजायर्ड इन्वेंट्री। और इसे क्लियर करने के लिए अगली बारी से प्रोड्यूसर कम प्रोडक्शन करेगा। डिमांड 100 यूनिट्स की आ रही है, वो सप्लाई 120 यूनिट्स की करना चाहता है, तो उसके पास में अनडिजायर्ड इन्वेंट्री रहेगी टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक। इसे क्लियर करने के लिए अगली बारी से प्रोड्यूसर क्या करेगा? कट इन प्रोडक्शन, यानी कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को क्या करेगा? गिराएगा। और अगर वो प्रोडक्शन को गिराएगा तो ये एग्रीगेट सप्लाई गिरेगी और किसके इक्वल आ जाएगी? एडी के इक्वल आ जाएगी। एएस वुड रिड्यूस टू बिकम इक्वल टू एडी और देश में फिर से क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका उल्टा भी हो सकता है कि एएस कम है, एडी ज्यादा है, प्रोड्यूसर सोच रहा है मैं तो 80 यूनिट्स ही बनाऊंगा, वो एग्रीगेट सप्लाई इतनी रखेगा, लेकिन मान लो बायर सोच रहे हैं हम एग्रीगेट डिमांड करेंगे 100 यूनिट्स की, डिमांड ज़्यादा आ रही है। इस सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर की सप्लाई कम है और डिमांड क्या है? ज़्यादा है। प्रोड्यूसर इस एक्स्ट्रा डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा, सप्लाई 80 है, डिमांड 100 यूनिट्स की है, वो 20 यूनिट्स की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो उसे लॉस होगा अनफुलफिल्ड डिमांड का। कस्टमर बाहर जाके बोलेगा यार इस दुकान पर सामान ही नहीं मिलता, अनफुलफिल्ड डिमांड का लॉस हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर की डिजायर्ड इन्वेंट्री कम है, वो इतनी इन्वेंट्री रखना चाहता है लेकिन उसके पास में इन्वेंट्री कम है, डिजायर्ड इन्वेंट्री कम है। तो अगली बारी से प्रोड्यूसर इससे बचने के लिए प्रोडक्शन क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। प्रोड्यूसर वुड प्लान ग्रेटर प्रोडक्शन, फिर ये एएस इंक्रीज होके किसके इक्वल आ जाएगा? हमारा एडी के इक्वल आ जाएगा, देश में फिर से क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर है? अब देखो दूसरा अप्रोच आता है एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए। एस फंक्शन याद करो, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। सेविंग्स और इनकम के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है इंसान अपनी सेविंग्स भी बढ़ाता जाता है। और शुरुआत में सेविंग्स कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल याद करो, मैंने बताया था इनकम होती है, मैंने कहा 0, 20, 40, 60, 80 ये इनकम है, ये नीचे 80 लिखा है, दिख रहा नहीं होगा। और ये कंजम्पशन है, मैंने कहा अब इनकम 0 है तो भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रहा है, फिर इनकम 20 है, कंजम्पशन 40 है, कंजम्पशन 50, 60, 70। मैंने कहा शुरुआत में इनकम 0 है फिर भी इंसान कंजम्पशन 30 रुपए का कर रहा है। ये कंजम्पशन उसने कहाँ से करा होगा? पुरानी सेविंग्स में से निकाला होगा, बोरो करा होगा, तो सेविंग्स क्या है? नेगेटिव है। इनकम 20 है, कंजम्पशन 40 का है, मतलब अभी भी 20 रुपए सेविंग्स में से निकाले हैं। इनकम 40, कंजम्पशन 50, अभी भी 10 रुपए सेविंग्स में से निकाले हैं। इनकम 60, खर्चा भी 60, मतलब सेविंग 0। और इनकम 80, खर्चा 70, 10 रुपए उसने सेव कर लिए। तो जैसे जैसे ये इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सेविंग्स बढ़ती जा रही है। नेगेटिव से 0 हुई, देन पॉजिटिव हो गई। शुरुआत में सेविंग्स हमारी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि शुरुआत में कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है। ये सारी बातें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी हैं। तो इनकम और सेविंग के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। शुरुआत में सेविंग्स नेगेटिव है क्योंकि जब शुरुआत में कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होता है तो इंसान अपनी सेविंग्स में से पैसा निकालता है। सेविंग्स कैसी होती है? नेगेटिव होती है।
इन्वेस्टमेंट हमें पता है ऑटोनॉमस है, चाहे इनकम कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इन्वेस्टमेंट होता है। अब जब ये दोनों इक्वल होंगे देश के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मैंने कहा इनकम है पिछले वाला ही, ये कंजम्पशन है, इंसान इनकम से दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो अगर इनकम में से मैंने कंजम्पशन को माइनस कर दिया, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएंगी, सेविंग्स मिल जाएंगी। तो 0 माइनस 30 माइनस का 30 सेविंग, 20 माइनस 40 माइनस का 20 सेविंग, 40 माइनस 50 माइनस का 10 सेविंग, 60 माइनस 60 0, 80 माइनस 70 10। तो ये हमारी सेविंग्स आ गई। कैसे आई है, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके सेविंग्स आ गई। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने 10 ले लिया, ऑटोनॉमस कांस्टेंट है। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है देश के अंदर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। कर सकते हैं इसे भी बहुत आसानी से प्लॉट। एक्स एक्सिस पर अगेन सेम चीज लेंगे, एक्स एक्सिस पर हम लोग लेंगे हमारी इनकम। इनकम को किससे डिनोट करते हैं, वाई से। इसी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी या फिर आउटपुट या फिर एग्रीगेट सप्लाई। वाई एक्सिस, इस बार वाई एक्सिस नीचे तक इसलिए है क्योंकि हम सेविंग्स दिखाएंगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं। सेविंग्स नेगेटिव है ना, इसलिए नीचे तक बनाया है, ये ओरिजिन है। तो वाई एक्सिस पर हम हमारी सेविंग्स दिखा रहे हैं और दूसरी क्या चीज दिखा रहे हैं, हम हमारी इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं, इनकम कितनी है, 0 से 120 गई है। तो 0, एक काम करो 10 10 दिखा दो, 10 20, हमारे ऊपर एक ऐसे भी दिखाओ, खुला खुला बना लो, 40 50 60 70 80 90 100 और 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 और एक काम करो 120। समझ में आ गया। अब देखो सेविंग्स हमारी 30 और माइनस 30 और इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 है। हमें सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिखाना है ना, तो ऊपर दिखा दो 10 20 30। सेविंग मैक्सिमम 30 जा रही है, नेगेटिव में भी है तो वैसा का वैसा हमें नीचे की तरफ दिखाना है, माइनस का 10 माइनस का 20 और माइनस का 30। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट वाला कर्व बना लो, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। चाहे इनकम कुछ भी हो, इनकम 0 है तब भी इन्वेस्टमेंट 10, इनकम 20 है तब भी इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास में 10, 40 है तो भी 10, 60 है तो भी 10, 80 है तो भी 10, 100 है तो भी 10 और 120 है तो भी 10। तो ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट का कर्व, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमें हमारी सेविंग्स बतानी है। सेविंग्स ब्लू कलर से बताते हैं, नहीं पर्पल से बताएंगे। जब हमारी इनकम 0 है तो सेविंग्स माइनस का 30 है, इनकम 0 सेविंग्स माइनस का 30 नीचे आएगा, यहीं आएगा। इनकम 20 है, सेविंग्स माइनस का 20 है, इनकम 20 इधर से और सेविंग्स माइनस का 20, मेरा कर्सर देखो यहाँ आ गया। इनकम 40 है, सेविंग्स माइनस का 10, इनकम 40 इधर से, सेविंग्स कितना है माइनस का 10। समझ पा रहे हो ना कि इनकम इधर से देखी और सेविंग्स इधर से देखी। ये लाइंस हमें नहीं बनानी, फिर से इरेज कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में इनकम 60 है, सेविंग 0 यहाँ आएगा। इनकम 80 है, सेविंग्स 10 है, इनकम 80 ऊपर और सेविंग्स कितनी है 10, अब सेविंग्स पॉजिटिव हो गई। देन इनकम 100 है, सेविंग्स 20 है, इनकम 100 है, सेविंग्स 20 यहाँ पर आ गया और इनकम 120 है, सेविंग्स कितनी है 130 है। तो इसे जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, मेरी स्केल से नहीं बन रही, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये सेविंग्स हो गई। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कब हो रहा है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर हो रहा है जब देश के अंदर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल हैं। मतलब अभी भी अगर ये पॉइंट मैं एल नाम दे दूं 80 वाला, अभी भी कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, 80 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। आप देख सकते हो देश के अंदर इक्विलिब्रियम कब हो रहा है, इस लेवल पर, जब कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है 80 यूनिट्स। तो वही लिखा है ई पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है जब सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल है। ओएल हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी है। हाउस होल्ड सेक्टर अपनी एंटायर इनकम को कंजम्पशन में कन्वर्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है इनकम अगर 80 है तो कंजम्पशन वो 70 का ही कर रहा है, अपनी पूरी इनकम को कंजम्पशन में कन्वर्ट नहीं कर रहा, वो अपनी कुछ इनकम को क्या कर रहा है, सेव भी कर रहा है। इनकम 100 है, कंजम्पशन 80 का ही कर रहा है, 20 रुपये वो सेव भी कर रहा है। और अभी जो वो पैसा सेव करता है ना, वही पैसा वो फ्यूचर में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, कोई ना कोई बिजनेस में कहीं ना कहीं उस पैसे को लगाता है, बैंक्स वगैरह में डिपॉजिट करवाता है, फिर वो पैसा इन्वेस्टर्स के पास में चले जाता है, प्रोड्यूसर्स के पास में चल जाता है, वो उस पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो इस लेवल पर कोई अनवांटेड स्टॉक नहीं है, जितनी एग्रीगेट डिमांड होगी उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई होगी, जितनी सेविंग्स है उतनी ही क्या है देश के अंदर
इन्वेस्टमेंट है। वही लिखा है हाउस होल्ड सेक्टर अपनी एंटायर इनकम को खर्चे में कन्वर्ट नहीं कर रहे, वो कुछ ना कुछ खर्चा कम कर रहे हैं और अपनी इनकम को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, और यही एस बाद में चल के क्या बन जाता है, इन्वेस्टमेंट बन जाता है। आज जो हम पैसा सेव कर रहे हैं, एफडी वगैरह कर रहे हैं, वो पैसा बैंक्स क्या कर देते हैं, किसी दूसरे प्रोड्यूसर को लोन पर दे देते हैं, वो उस पैसे से क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। समझ में आ गया। अब देखो अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, क्या हो अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो, सेविंग्स ज़्यादा हो इन्वेस्टमेंट कम हो, इस सिचुएशन में क्या होगा। देखो मैंने कहा इंसान अपनी इनकम से दो ही चीज़ें करता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। इंसान अपनी इनकम से दो ही चीज़ें करता है, क्या करता है, कंजम्पशन प्लस बची हुई इनकम को सेव करता है। मैंने कहा सेविंग्स ज़्यादा है, सेविंग्स ज़्यादा है इसका मतलब इंसान का कंजम्पशन कम है। समझ पा रहे हो कि मैंने क्या कहा, इंसान इनकम से दो चीजें करता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। सेविंग्स ज्यादा है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन कम कर रहा होगा। अब एडी हम कैसे निकालते हैं, एडी निकालते हैं सी प्लस आई, मतलब कंजम्पशन अगर कम है तो ये एडी भी कम होगा, यही बात है। इसका मतलब है एडी तो कम है और कहीं ना कहीं एएस जितना था उतना ही है। समझ में आ गई ये चीज जो मैंने बताई। क्या बताया मैंने, इंसान इनकम से दो चीजें कर रहा है, कंजम्पशन और सेविंग। अगर सेविंग ज्यादा है तो कंजम्पशन कम होगा। एडी कैसे निकालते हैं, सी प्लस आई, अगर कंजम्पशन कम है तो एडी भी कम होगा। मैंने कहा डिमांड इतने की आ रही है लेकिन प्रोड्यूसर सप्लाई इतनी करना चाह रहा है, डिमांड 80 की आ रही है लेकिन प्रोड्यूसर सप्लाई 100 करना चाहता है, तो इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर के पास में क्या है, एक्सेस सप्लाई है। क्या है, एक्सेस सप्लाई है, और एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है। तो मोर सेविंग्स का मतलब क्या है, इंसान खर्चा कम कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एडी कम हो जाएगा। एडी कम हो गया इसका मतलब प्रोड्यूसर के पास में अनडिजायर्ड स्टॉक रहेगा, उसके पास में एक्स्ट्रा स्टॉक रह जाएगा। डिमांड 80 की आ रही है, वो सप्लाई करना चाहता है 100 यूनिट्स की। इस स्टॉक को क्लियर करने के लिए अगली बार से प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा। प्रोड्यूसर विल प्लान कट इन प्रोडक्शन, तो अगली बार से प्रोडक्शन कम होगा यानी कि आउटपुट कम होगा, और आउटपुट को ही हम क्या बोलते हैं, इनकम भी बोलते हैं। आउटपुट कम मतलब इनकम भी कम, मतलब एग्रीगेट सप्लाई अगर कम है उसी को हम इनकम बोलते हैं, इनकम भी कम। अगर ये इनकम कम हो जाएगी तो इनकम और सेविंग में कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन। इनकम कम होगी तो ये जो सेविंग्स बढ़ी हुई थी ये अपने आप क्या हो जाएंगी, अगली बार से कम हो जाएंगी। सेविंग्स कम होके किसके इक्वल आ जाएंगी, जो सेविंग्स हमारी इंक्रीज हो रखी थी वो कम होके किसके इक्वल आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाएगी। देश में फिर से क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। एक बार फिर से बता दूं मैं, छोटा सा है, क्या बताया मैंने कि यहाँ पर सेविंग्स ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से। इंसान इनकम से दो चीज़ें कर रहा है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। सेविंग ज़्यादा है मतलब कहीं ना कहीं कंजम्पशन कम है, अगर आप सेव ज़्यादा कर रहे हो खर्चा कम कर रहे हो। एडी निकलता है हमारा सी प्लस आई, मैंने कहा सी कम है इसका मतलब एडी भी कम हो गया। तो मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड तो इतनी आ रही है और आप सप्लाई इतनी करना चाहते हो, डिमांड कम है, डिमांड 80 यूनिट्स की आ रही है, आप सप्लाई 100 यूनिट्स करना चाहते हो, तो वही ये फॉल इन एडी है। प्रोड्यूसर के पास में क्या रह जाएगा, अनडिजायर्ड स्टॉक रह जाएगा। अगली बार से इस स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर कम प्रोडक्शन करेगा, मतलब आउटपुट कम, एग्रीगेट सप्लाई कम यानी कि इनकम कम। अब अगर इनकम कम होगी तो इनकम और सेविंग में पीछे देखा था पॉजिटिव रिलेशन है, सेविंग भी कम हो जाएंगी। सेविंग इतनी कम होंगी कि सेविंग गिर के फिर से किसके इक्वल आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाएंगी। देश में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। और सेम ऐसा ही उल्टा भी है, मैंने कहा सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। इंसान इनकम से दो चीज़ें कर रहा है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। सेविंग कम है इसका मतलब वो खर्चा ज़्यादा कर रहा है, और एडी कैसे निकलता है हमारा, सी प्लस आई। अगर खर्चा ज़्यादा है तो एडी इंक्रीज हो जाएगा। मैंने कहा एडी ये है, इतनी डिमांड आ रही है और आप सप्लाई तो इतनी ही कर रहे हो, आप सप्लाई कर रहे हो 100 यूनिट्स की, लेकिन मान लो डिमांड आने वाली है 150 यूनिट्स की, तो यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, उसकी सप्लाई कम है। आप इस एक्स्ट्रा डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, आपको लॉस होगा अनफुलफिल्ड डिमांड का, तो अगली बार से आप ज़्यादा प्रोडक्शन प्लान करोगे। ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी यानी कि इनकम इंक्रीज होगी। इनकम अगर इंक्रीज होगी तो इनकम और सेविंग में पॉजिटिव रिलेशन है, सेविंग्स भी इंक्रीज होने लग जाएंगी, और सेविंग्स तब तक इंक्रीज होंगी जब तक सेविंग इंक्रीज होके इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना आ जाए, और देश में फिर से क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो लास्ट में बस ये छोटा सा है, 3 अजम्पशंस है
कि हम ये जो पढ़ रहे हैं ना पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम जीडीपी इक्विलिब्रियम आउटपुट, इसके हमारे पास में 3 अजम्पशंस है। कौन कौन सी सिचुएशन हम मान के चलेंगे? पहला है कीन्स की ये जो थ्योरी है ये शॉर्ट पीरियड में अप्लाई होती है, हम लोगों ने शुरू में भी देखा था। कीन्शियन थ्योरी इज डिस्कस्ड ओनली विद रेफरेंस टू शॉर्ट पीरियड एनालिसिस, कि शॉर्ट पीरियड है, इस पीरियड के अंदर अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम सिर्फ लेबर को बढ़ा सकते हैं, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। हम यहाँ पर 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जिसमें 2 ही सेक्टर्स है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर सेक्टर कर रहा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एडी कैसे निकलता है? C+I। और एएस परफेक्टली इलास्टिक है, मैंने पहले भी बताया था, अगर डिमांड बढ़ती है तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी उन्होंने कब दी थी? 1930s के अंदर, जब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन था, तब एक्सेस कैपेसिटी थी ना, तब प्रोड्यूसर की औकात थी 100 बनाने की, लेकिन वो 60 यूनिट्स ही बना रहा था क्योंकि डिमांड ही उतनी आ रही थी। तो हम मान के चल रहे हैं कि आज भी देश में एक्सेस कैपेसिटी है, अगर ज़्यादा डिमांड आती है तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई भी बढ़ा सकता है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन प्लान कर सकता है। तो एएस का प्राइस के साथ में कोई लेना देना नहीं है। अब देखो एक छोटी सी बात है, साइमल्टेनियसली अगर हम दोनों अप्रोच डिस्कस करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब दोनों अप्रोच को एक साथ डिस्कस कर लो। ये इनकम है, कंजम्पशन है, इसमें से इसको माइनस करा, ये सेविंग आ गई, वही पीछे वाला इन्वेस्टमेंट ले लिया। तो एडी क्या होता है, कैसे निकलता है? C+I। सी और आई को प्लस कर दो, 30 10 40 40 10 50, ये एडी आ गया। और एएस क्या है? इनकम को ही हम एएस भी बोलते हैं। मतलब मैं बोलती हूँ अगर इनकम से 2 चीज़ें हो रही हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ इनकम को ही हम एएस भी बोलते हैं। एएस भी क्या होगा? C+S होगा। एक ही बात है, आप चाहे एज इट इज कॉपी करके भी लिख सकते हो, चाहे मैंने लिख दिया एएस भी क्या होगा? C+S होगा, इस तरह से भी लिख सकती हूँ। दोनों सेम चीजें हैं, चाहे वाई हो चाहे एएस हो। तो देश में इक्विलिब्रियम कब हो रहा है? जब एडी और एएस दोनों इक्वल हैं, और इसी लेवल पर आप देख लो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी क्या है? इक्वल है। तो एक साथ भी हम इसे शो कर सकते हैं ना, कि ऊपर हम लोगों ने एडीएस फर्स्ट वाला अप्रोच शो कर दिया, नीचे हम लोगों ने सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला अप्रोच शो कर दिया। वही एक्स एक्सिस पर इनकम दिखा रहे हैं, ऊपर एडीएस, नीचे सेविंग और इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो ये थी हमारी एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारा एडी था। एडी कैसे आया था? C+I करके आया था, मैंने सिखाया था ना कि एडी कैसे आ रहा है हमारा, ये इन्वेस्टमेंट है, ये कंजम्पशन है, और इन दोनों को प्लस करा तब ये एडी आ रहा था हमारे पास में। तो ये एडी है। जब एडी और इनकम दोनों आपस में मिल गए, उस पॉइंट पर देश के अंदर क्या हो रहा था? इक्विलिब्रियम हो रहा था। और सेम वैसे ये हम लोगों ने सेविंग बना दी, पहले सेविंग हमारी नेगेटिव थी, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है तब देश में क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम हो रहा है। बस ये लाइन आपको बना देनी है क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट है, दोनों सेम पॉइंट है। आप टेबल में भी देख लो, जब 80 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं तभी देश के अंदर इक्विलिब्रियम हो रहा है। सेम लेवल है, ये सेम पॉइंट है। समझ में आ गया? क्योंकि इसी अप्रोच से ये अप्रोच हमारा निकल कर आया है। तो अगर क्वेश्चन आता है साइमल्टेनियसली बनाना है, तो मतलब आप दोनों की एक ही टेबल बना दो और इस तरह से ऊपर नीचे आपको क्या करने हैं? ग्राफ पर प्रेजेंट करना है। चमक गया अच्छे से? तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया। दोनों अप्रोच मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए और एडजस्टमेंट भी बता दी कि मान लो एडी ज़्यादा है, एएस ज़्यादा है, सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। एडजस्टमेंट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कल की क्लास में हम आगे की हमारी थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद में परसों हम इस चैप्टर के हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लेक्चर लग रहा है अच्छा था, यूजफुल था, तो प्लीज़ इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना। इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। कुछ नहीं जाएगा, बच्चे बहुत सारे कमेंट्स में लिख देते हैं मैम यू आर सो अंडररेटेड। यार उससे क्या होगा? तुम लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, ठीक है? सो आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।